नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान। और आज का जो हमारा टॉपिक है पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से खूब सारे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड की परीक्षा में भी बनते हैं, साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। अध्याय 1 का जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, उसमें आज हम पढ़ेंगे पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो टॉपिक है बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये तीनों ही राजवंश आपस में उलझते हैं, आपस में इनकी लड़ाइयां होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक को बड़े आसान और रोचक तरीके से पढ़े, ताकि आपको जो सारे तथ्य हैं वो आसानी से याद हो जाएं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और एक इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरे इस छोटे से प्रयास का जो मुझे परिणाम है थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि विगत कुछ 5-10 वीडियो में मैंने जो बोर्ड की परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए दोस्तों और विद्यार्थियों, उसमें से लगभग 80% से भी ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में आए, जो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और मेरा निवेदन है कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें, है ना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कक्षा 10 के जो प्रश्न अभी आए हैं 29 जून वाले पेपर में, और जो मैंने वीडियो में जो क्वेश्चन बनाए उनका एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए। शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है ना, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। तो बच्चों, जब भारत से हर्षवर्धन का जो साम्राज्य वो खत्म हो गया, यानी हर्षवर्धन का जब शासन का अंत हो गया, उसके बाद में वापस जो भारत की स्थिति है वो बहुत ही कटी फटी और छिन्न भिन्न हो गई थी। जो छोटे बड़े सामंत थे, जो छोटे बड़े राज्य थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, है ना। भारत अलग अलग टुकड़ों में बंटने लग गया, छोटे बड़े राज्यों ने ताल ठोक दी। तो कहने का अभिप्राय है कि वर्धन वंश के समाप्त होने के बाद पुनः जो भारत की स्थिति है वो विकेंद्रीकरण वाली हो गई, है ना। पुनः छोटे बड़े टुकड़ों में बट गया और आपस में वो संघर्ष करने लगे। इसी दरमियान भारत में 3 बड़े जो राजवंश है उनका उदय हुआ, है ना। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। जो पाल वंश है उसकी स्थिति बंगाल में, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहां पर, और जो दक्षिण में है राष्ट्रकूट वंश, यहां पर इन 3 राजवंशों का इस समय उदय हुआ, है ना। इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर संघर्ष रहा। 8वीं शताब्दी के मध्य से यह संघर्ष शुरू हुआ। लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष चला, और इस संघर्ष को त्रिकोणीय संघर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये त्रिकोणीय संघर्ष। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, लेकिन हमारे त्रिकोणीय संघर्ष का ज्यादा दे नहीं रखा है। इन तीनों राजवंशों के बारे में और इनके जो शासकों के बारे में वो दे रखा। तो कहने का अभिप्राय है, वर्धन वंश के समाप्त होने के बाद भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य जन्मे। उनमें से हम इन 3 के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पाल वंश में बताया गया कि पहले बंगाल में यहाँ पर शशांक का शासन था, है ना। शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन का इस पर अधिकार हो गया।
भास्कर वर्मा जो असम का शासक था उसका अधिकार हो गया। उसके बाद में यहां पर एक साधारण से व्यक्ति गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की नींव रखी, पाल वंश की स्थापना की। लगभग 750 ईस्वी में बंगाल में गोपाल नामक व्यक्ति ने पाल वंश की नींव रखी। ठीक है, गोपाल ने लगभग 45 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। साधारण सा व्यक्ति था लेकिन इसने पाल वंश की स्थापना की। पाल वंशी जो शासक हैं उनको पाल क्यों कहा गया, पाल वंशी क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो शासक हुए, जो राजा हुए, उनके नाम के साथ पाल जुड़ा हुआ है। जैसे गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल, राजपाल, ऐसे, इसलिए इनको पाल शासक कहा है। तो आपको याद रखना है कि पाल शासक जो हुए हैं वो बंगाल के शासक है, मुख्य रूप से बंगाल के शासक है। ठीक है, गोपाल के बाद उसका जो उत्तराधिकारी है धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल पाल वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है, सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने कई युद्ध किए, ये इसके बारे में कहा जाता है कि इसका ये जीवन भर युद्धों में उलझा रहा है ना। इसने अनेक सारी उपाधियां भी धारण की गई थी। इसकी जो उपाधि आती है परम सौगात, परम सौगत, बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण ये उपाधि इसकी आती है। ठीक है, इसने जो कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हुए उससे अपने राज्य को इसने शुरुआती दौर में बचाया है ना। गुर्जर प्रत्यार राष्ट्रकूटों से इसका संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में इसने शुरुआती दौर में है ना अपने राज्य को बचाए रखा, सुरक्षित रखा है ना। वस्त्राद से इसकी युद्ध हुए है ना। लेकिन बाद में जो प्रत्यार वंश का जो शासक था नागभट्ट ने धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में, किस युद्ध में? मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को इसने पराजित किया। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंशी सभी शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पाल वंशी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। इसने कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में है ना, धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। इसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसने अनेक मठ विहारों की स्थापना करवाई। अब धर्मपाल के बाद जो शासक बनता है वो है देवपाल। कौन बनता है? देवपाल भी 810 से 850 ईस्वी तक शासक रहता है। ये भी धर्मपाल की तरह ही शक्तिशाली होता है। इसने भी महाराजा धीराज, परम भट्टारक है ना, परम सौगात की ऐसी उपाधियां धारण की। ये भी शक्तिशाली शासक था। इसने भी बहुत सारे युद्ध किए है ना। इसने हूणों, द्रविड़ों, गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया। इंपॉर्टेंट है। इसने भी बहुत सारे युद्ध किए है ना। हूणों को, द्रविड़ों को है ना, दक्षिण भारत के जो शासक है उनको इन्होंने पराजित किया। इसने जो अपनी राजधानी, अपनी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, इसने जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर है ना बंगाल को, इसने राजधानी बंगाल में मुंगेर, मुख्य रूप से मुंगेर को इसने राजधानी बनाई। इंपॉर्टेंट बात है, मुंगेर को इसने राजधानी बनाई। फिर बाद में इसके जो शासन काल की जो सबसे बड़ी घटना बताई जाती है कि इसके राज्यसभा में जो सुमात्रा है, आपको याद होना चाहिए सुमात्रा इंडोनेशिया वगैरह वाला क्षेत्र, सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुमात्रा के जो राजा थे बालपुत्र देव, वहां का राजदूत इसके समय में आया था। ठीक है, अब देवपाल के बाद देवपाल ने बहुत सारे युद्ध किए है ना, बहुत सारे कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। नालंदा विश्वविद्यालय है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनको संरक्षण प्रदान किए। देवपाल के बाद जो पाल शक्तियां वो क्षीण होने लगी, कमजोर होने लगी। जो देवपाल के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो बहुत ही कमजोर हुए और धीरे धीरे फिर पाल शासक छिन्न भिन्न होने लगे और पाल साम्राज्य विघटित होने लग गया।
देवपाल के बाद शक्ति क्षीण हो गई। देवपाल के बाद जैसे नारायण पाल है, राज्यपाल है, गोपाल द्वितीय ऐसे शासक हुए जिनके बारे में इतिहास में बहुत कुछ जानकारी हमें बहुत कम जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर जो नवा शासक है, 9वां शासक है ना, महिपाल प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है। महिपाल प्रथम के समय 1023 में चोल शासक, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रथम, चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा के प्रदेशों को, गंगा दक्षिण भारत का शासक है ना, वो उत्तर में गंगा नदी तक आ गया और गंगा के प्रदेशों को जीत लिए। इससे पता चलता है कि पाल शासक बहुत ही कमजोर हो गए थे। राजेंद्र चोल ने गंगा के प्रदेशों को जीतकर गंग चोलम की ऐसी उपाधि भी इसने धारण की थी। जो चोल साम्राज्य हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको बताएंगे, ठीक है। फिर जो 10वां शासक हुआ नेपाल, नेपाल के राज्यकाल में जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था अतिशा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अतिशा नामक बौद्ध भिक्षु को तिब्बत भेजा गया। वहां के राजा ने निमंत्रण दिया, तो इस 10वें शासक ने अतिशा को, जो बौद्ध भिक्षु था, इसको तिब्बत भेजा, ठीक है। फिर जो पाल शासक है, अंतिम पाल शासक गोविंद पाल माना जाता है ना, अंतिम पाल शासक गोविंद पाल, है ना। लगभग पाल शासकों ने 400 वर्षों तक शासन किया, है ना। जो पूरा पाल साम्राज्य वो लगभग 400 शासकों तक चला। अब पाल साम्राज्य से संबंधित जो विशेष बातें हैं, जैसे अन्य विशेष बातें, पाल शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बात ध्यान रखना है कि जो पाल शासक हुए वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म को बहुत इन्होंने संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के केंद्र, विहार, मठों का इन्होंने खूब निर्माण करवाया। फिर नालंदा, विक्रमशिला शिक्षा के केंद्रों को इन्होंने संरक्षण दिया। बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों का इन्होंने निर्माण करवाया। फिर पाल शासक महान कला और वास्तु प्रेमी भी थे, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, विहार है, मठ है, सुमेरपुर की पहाड़ियां, इनमें बहुत सारे इन्होंने स्तूप और मठों का निर्माण कराया, मंदिरों का भी निर्माण कराया, जिससे ये पता चलता है कि वास्तुकला के प्रेमी थे। और इनके जो शासन काल में धीमान और विटपाल, वेरी इंपॉर्टेंट है, दे रखा हमारे पाठ्य पुस्तक में, धीमाल और विटपाल शिल्पियों को भी इन्होंने संरक्षण दिया। इन्होंने अनेक जलाशयों का निर्माण किया जिनके आज भी अवशेष प्राप्त है। ये दीनापुर में अभी भी इनके जो अवशेष है वो शेष हैं। तो ये हमने पाल शासकों के बारे में पढ़ा, हमारी किताब में इतने शासकों के बारे में दे रखा, हमने कुछ बढ़ाकर भी इसमें पढ़ा है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रकूट, कूट वंश, पाल वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के बारे में दोस्तों, बच्चों, ये बताया जाता है कि जो इनकी उत्पत्ति स्थान है उसके बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। कोई इन्हें महाराष्ट्र का बताता है, कोई इन्हें मराठी, कोई कन्नड़, इनकी भाषा कन्नड़ तो को कन्नड़ बताता है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है इनके मूल स्थान को लेकर। और जैसे अशोक के अभिलेख में से रहेटी कहा गया है, तो अलग अलग मत है इनका ना। लेकिन इनका जो मूल स्थान है हैदराबाद में लाठूर बताया गया है, और फिर वहां से ये बरार आ गए थे। जो राष्ट्रकूट वंशी शासक थे ये पहले चालुक्यों के सामंत थे, है ना, चालुक्य राजाओं के सामंत थे, है ना, उन्हीं के अधीन ये शासन करते थे, है ना। बादामी के चालुक्यों के अधीन थे। और बाद में इन्होंने चालुक्य शासक जब कमजोर पड़े तो उनको पराजित कर और उनके स्थान पर ये शासक बन गए। तो पढ़ते हम राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट वंश। इस वंश की जो स्थापना है 736 में दंती दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट है, दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना की और नासिक को अपनी राजधानी बनाई। इस वंश में कुल 14 शासकों के बारे में बताया गया है, लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बताया गया जिनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो वातामी या बादामी है ना, वातापी या बादामी के जो चालुक्य शासक था कीर्तिवर्मा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कीर्तिवर्मा को पराजित कर दंती दुर्ग ने और मान्य खेत में, या जिसे माल खेत भी कहते, वहां पर इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। किसने की? दंती दुर्ग ने
कीर्ति वर्मा को पराजित कर, जो कि वातापी या बादामी का जो चालुक्य शासक था, है ना, ये चालुक्य शासक पहले चालुक्य शासकों के अधीन थे, सामंत थे। शुरू में जो दंती दुर्ग था इसने सामंताधिपति की उपाधि धारण की थी, जिससे पता चलता है कि ये इसके सामंत थे, और बाद में इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने बाद में चालुक्यों को हराकर उनकी जगह शासन स्थापित कर दिया। अब दंती दुर्ग के बाद जो शासक बनता है, दंती दुर्ग शक्तिशाली शासक था। इसने अपने साम्राज्य को चालुक्यों से तो सुरक्षित किया ही, साथ ही आसपास के छोटे बड़े क्षेत्रों को भी इसने पराजित कर एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी। अब शासक आता है कृष्ण राज फर्स्ट। कृष्ण राज फर्स्ट के बारे में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है युद्धों के क्षेत्र से लेकर, लेकिन इसके द्वारा जो कैलाश मंदिर है निर्मित, है ना, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है बहुत ही महत्वपूर्ण। जितना ज्यादा इसे इसके युद्धों के कारण नहीं जाना जाता, उससे कहीं ज्यादा इसको इसके कैलाश मंदिर के निर्माण, जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर इसने बनाया वो जग प्रसिद्ध है, उसके कारण ये ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब शासक आता है ध्रुव प्रथम। इंपोर्टेंट शासक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। इसको धारावर्ष भी कहा गया, ठीक है। ये प्रथम शासक था जिसने त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच में जो कन्नौज को लेकर जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में सम्मिलित होने वाला ये प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। इसने गुर्जर और प्रतिहार है तथा पाल वंशों के शासकों से संघर्ष किया। ठीक है ना। ये चौथा शासक था राष्ट्रकूट वंश का, है ना। इसको धार वर्ष भी कहा गया। इसकी जो महत्वपूर्ण विजय थी, जो इसने गुर्जर शासक वस्त्रराज को पराजित किया था। बताया जाता है कि गुर्जर शासक वस्त्रराज को इसने पराजित किया और वस्त्रराज भागकर रेगिस्तान में चला गया, राजपुताना में जाकर उसने शरण ली, ऐसा बताया जाता है। फिर इसके बाद जो शासक आता है गोविंद तृतीय। कौन शासक आता है? गोविंद तृतीय शासक आता है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसने पाल शासक धर्मपाल व प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय दोनों को इसने पराजित किया था, है ना। इसने दोनों को पराजित किया था। ठीक है। इसने अपने साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत किया। तो ये भी इंपोर्टेंट शासक है गोविंद तृतीय। इसने जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उसमें है ना गुर्जर प्रतिहार शासक और नागभट्ट जो दोनों ही महत्वपूर्ण शासक है, धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय, इन दोनों को इसने पराजित किया और उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपना जो क्षेत्र, अपने जो साम्राज्य का विस्तार इसने किया। मालव प्रदेश से लेकर दक्षिण में कोची तक इसने अपने साम्राज्य को फैलाया। ठीक है। इसके बाद में जो शासक बनता है अमोघ वर्ष। कौन शासक बनता है? अमोघ वर्ष शासक बनता है। इस शासक के बारे में कहा जाता है कि ये शांति प्रिय शासक था, है ना, बहुत ही शांति प्रिय शासक था। लगभग 64 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक है। इसने मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाई। किसको? मान्य खेत या जो माल खेत है उसको इसने अपनी राजधानी बनाई, है ना। अरबी यात्री जो सुलेमान है, इसने कहा है कि जो उस समय विश्व के 4 महानतम शासक थे उसमें से एक अमोघ वर्ष भी था, है ना। ये जैन धर्म को मानने वाला था। इसके बारे में बताया जाता है कि इसके समय में भयंकर महामारी फैली तो इसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने एक हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ाई। इससे ज्ञात होता है कि ये प्रजा का रक्षक है ना। इसके साम्राज्य में शांति व्यवस्था थी। इसने खूब सारे जो लेखक थे उनको आश्रय दिया, है ना। बहुत सारे मंदिर वगैरह का इसका निर्माण भी करवाया। अब इसके बाद में शासक आता है कृष्ण द्वितीय व इंद्र तृतीय। कृष्ण द्वितीय के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान नहीं होती। और जो इंद्र द्वितीय था ये शक्तिशाली शासक था, है ना। इंद्र तृतीय ने जो गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को परास्त किया और उसको कन्नौज से भगा दिया, है ना। उसको हराकर कन्नौज से भगा दिया और कन्नौज को उसने खूब लूटा, ऐसा बताया जाता है। इसी के समय जो अरबी यात्री हैं, अरबी यात्रियों ने इसको
बल्लर राज की उपाधि दी। बल्लर राज की उपाधि से तात्पर्य है कि ये श्रेष्ठ शासक था। भारत के जो शासकों को अरबी यात्रियों ने बलार या बल्लर राज की उपाधि दी, जिसका अर्थ है भारत के श्रेष्ठ शासक, इसको बताया गया। फिर इसके बाद में जो शासक आता है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय शासक दक्षिण में चोल शासकों से का लंबा संपर्क चला। जो चोल शासक हुए दक्षिण भारत के, उन दक्षिण भारत के शासकों से काफी लंबा संघर्ष चला, दीर्घकालिक संघर्ष चला, जिसके कारण राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण होने लग गई। इसको अकाल वर्ष की उपाधि दी गई। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। इसके बाद में राष्ट्रकूट वंश अंतिम छोर पर चला गया। कमजोर शासक हुए, कमजोर कड़ियां हुई, और अंत में जो कर्क सेकंड अंतिम राष्ट्रकूट शासक, जिसको चालुक्य शासक तेलब, किसने तेलब द्वारा 973 में पराजित कर इस वंश का अंत कर दिया। जिस प्रकार से राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों से ही शासन प्राप्त किया, उनको हराकर शासन प्राप्त किया, इतिहास ने वापस पलटी दी, और चालुक्यों ने ही, जो चालुक्य शासक था है ना तेलब, इसने 973 में राष्ट्रकूट शासक कर्क सेकंड को हराकर पुनः इस वंश का अंत किया और चालुक्य वंश की नींव रखी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हमने अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित इनको अध्यापन। अब इस वंश की कुछ अन्य जो विशेषताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखी, जैसे कि ये जो शासक हुए वे वैदिक धर्म के पोषक थे, वैदिक धर्म को मानने वाले थे, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसारक थे ना। इस धर्म के शासकों ने, इस वंश के शासकों ने खूब भव्य मंदिरों का निर्माण कराया है ना। इन्होंने संस्कृत और कन्नड़ के जो साहित्य हैं उनको संरक्षण प्रदान किया है ना, उनको आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया है ना। इनके समय में जो एलोरा का कैलाश मंदिर बना है, एक पहाड़ को काट कर, वो बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। और भी बहुत सारे मंदिरों का, कन्नड़ साहित्यों का, संस्कृत साहित्यों का इस समय लेखन का कार्य हुआ, जो कि काफी महत्वपूर्ण था है ना। अरबी शासकों ने इन शासकों को बल्लर राज या बल्हार कहा है, जो इम्पोर्टेंट है। अरबी शासकों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है ना, जिसका अर्थ होता है भारत के श्रेष्ठ शासक। इस प्रकार से हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानने का जो प्रयास किया अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि